अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने ग्रुप ट्रेंड्स एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ना है। ठीक है, इंट्रोडक्शन हम पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ चुके थे। उसकी क्लासिफिकेशन पढ़ी थी हमने एस, टी, डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की बेस पे। आज हम स्टार्ट करेंगे ग्रुप ट्रेंड्स एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़। सबसे पहले तो हमें देखना है कि ग्रुप ट्रेंड्स क्या होते हैं। ग्रुप ट्रेंड्स आप देखें कि हमने पढ़े थे कि ग्रुप्स होते हैं पीरियोडिक टेबल में, जिनमें से कुछ जो होते हैं वो ए कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और कुछ बी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो ए से जो स्टार्ट होते हैं वो 1A ग्रुप से स्टार्ट होके हमारे पास 8A ग्रुप तक जाते हैं। ठीक है, 1A से ये ए ग्रुप है हमारे पास, फिर हमारे पास सेकंड ए हो गया, ये हमारे पास दूसरा ग्रुप हो गया, ये थर्ड ए हमारे पास थर्ड ग्रुप, इस तरह से 4A एंड सो ऑन, इस तरह से 8 ग्रुप इस तरह से जा रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से ट्रांजिशन एलिमेंट्स के जो होते हैं वो बी सब ग्रुप से बिलोंग करते हैं, वो भी कुछ इस तरह से ग्रुपिंग होती है और उनका नाम दिया गया है। अब हर एक ग्रुप की अपनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है, जैसे 1A ग्रुप है, उसकी अपनी कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी जो एक दूसरे से रिजेंबल करती हैं। जैसे कि इनमें वैलेंस शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उनकी बेसिस पे इनको क्लासीफाई किया गया था। 1A ग्रुप है तो उसमें हम कहते हैं कि इनके वैलेंस शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है, सेकंड ए है तो उसमें 2 होते हैं, थर्ड ए है तो 3 होता है, एंड इसी तरह से एंड पे इसके नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ होते जाते हैं। तो हर ग्रुप के जो एलिमेंट हैं उनके वैलेंस शेल के अंदर सेम इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसकी बेस पे उनको एक ही ग्रुप में प्लेस किया जाता है और उन्हीं की बेस पे हर ग्रुप की अपनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है, तो कहता है कि जो ग्रुप ट्रेंड्स होते हैं वो हर ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ हैं वो चेंज होती हैं रेगुलर वे में, उनको हम ग्रुप ट्रेंड्स बोलते हैं। ग्रुप के अंदर हर ग्रुप की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, हर ग्रुप के एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो दूसरे ग्रुप से वेरी कर रही होती हैं, उन्हीं को हम ग्रुप ट्रेंड्स बोलते हैं। ठीक है, इस तरह से हम पीरियोडिसिटी की बात करें तो पीरियोडिसिटी को हम पीरियड्स के लिहाज से, रोज़ के लिहाज से जो हमने एलिमेंट्स को अरेंज किया था, इसमें 7 पीरियड्स थे टोटल। उसमें फर्स्ट पीरियड, सेकंड और थर्ड इस तरह से अरेंज हुए थे, सो ऑन। ठीक है, 1 से 7 तक। अब हर जो पीरियड है उसमें से स्टार्ट से जो एलिमेंट था और एंड पे जो है, ठीक है, वो इस तरह से इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के साथ अरेंज हुए होते हैं। जो एंड हमारा नोबल गैसेस का था कॉलम, उसमें मतलब हर जो पीरियड है वो नोबल गैस पे जाके एंड होती है। नेक्स्ट एक नई जो रो है वो स्टार्ट होती है, तो हम कहते हैं कि वो अब अपनी प्रॉपर्टीज़ को जब नई रो से स्टार्ट करते हैं तो अपनी प्रॉपर्टीज़ को रिपीट करते हैं। एलिमेंट्स जो होते हैं हर पीरियड के अंदर अपनी प्रॉपर्टीज़ को रिपीट करते हैं। एक ये इस तरह से रो ये एंड हुई, नेक्स्ट रो हमारे पास स्टार्ट हुई, तो उसकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो अब रिपीट होंगी। ठीक है, इस तरह से इनको हमने अरेंज किया था। तो जब रोज़ के लिहाज से एलिमेंट अपनी प्रॉपर्टीज़ को रिपीट करते हैं तो उसको हम पीरियोडिसिटी बोलते हैं। ग्रुप्स के लिहाज से जो प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो रिपीट होती हैं, ये चेंज होती हैं, उनको हम ग्रुप ट्रेंड्स बोलते हैं। और पीरियड्स के लिहाज से या रोज़ के लिहाज से जो प्रॉपर्टीज़ चेंज होती हैं उनको हम पीरियोडिसिटी बोलते हैं। ठीक है, अब इनकी डिफरेंट टाइप की प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो हम अभी डिस्कस करेंगे, जो कि ग्रुप्स और पीरियड्स में चेंज होती हैं, और वो किस तरह से चेंज होती हैं वो भी हम देखेंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास है कि पीरियोडिसिटी की जो रीज़न है वो क्या है। उसमें सेम वही कि हम वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बेस पे एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं, तो उन्हीं की बेस पे इनकी प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो चेंज होती रहती हैं। ठीक है, जैसे कि हमने फर्स्ट रो की बात की, जब हम फर्स्ट रो की बात करते हैं इस तरह से, तो हम कहते हैं इसका जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो 1s में उसका बैलेंस शेल होता है, सेकंड जो होता है वो उसमें
हमारे पास 1s2 हो जाता है। इस तरह कर लेते हैं, 1s1 हो जाता है, ये 1s2 हो जाता है। ठीक है, और इसी तरह से अगर हम चलते जाएं यहाँ से, इधर वाले पी ब्लॉक वाले एलिमेंट आ जाते हैं, तो 2p1, 2p2, 2p3 सो इस तरह से करें तो 2p6 और यहाँ पे हमारी ये रो जो है वो एंड हो जाती है। नेक्स्ट जो हमारी रो स्टार्ट होती है वो यहाँ से होती है, उसमें 2s, लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या होता है, 1 ही होता है। ठीक है, मतलब अब क्या हो गया, जो नेक्स्ट हमारी रो स्टार्ट हुई उसका जो फर्स्ट एलिमेंट है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वही है जो कि फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट की थी। यही रीज़न है इनकी पीरियोडिसिटी की। ठीक है, अब हमें कुछ प्रॉपर्टीज़ देखनी है एलिमेंट्स की कि किस तरह से रिजेंबल करती हैं। हम कुछ उसकी पीरियड्स में देखेंगे किस तरह से चेंज होती हैं और ग्रुप्स में देखेंगे किस तरह से चेंज होती हैं। लेकिन उससे पहले हम ये एक छोटा सा है टॉपिक या टर्म इसको पढ़ेंगे जिसको हम कहते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। डायगोनल रिलेशनशिप, अब हम ये तो पढ़ते ही हैं कि ग्रुप्स में किस तरह से इनकी प्रॉपर्टीज़ मैच करती हैं और पीरियड्स में किस तरह से मैच करती हैं, लेकिन यहाँ पे हम पीरियोडिक टेबल में ये एक चीज़ देखते हैं कि अगर सपोज हमारे पास सेकंड पीरियड जो होता है ना, सेकंड पीरियड, उसके जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, थर्ड पीरियड के अंदर जो एलिमेंट होते हैं उनसे डायगोनल रिलेशनशिप में होते हैं। जैसे कि ये 1A ग्रुप है, ये सेकंड A ग्रुप है, ये थर्ड A ग्रुप है, ये फोर्थ A ग्रुप है। ये कुछ एलिमेंट्स की यहाँ पे एग्जांपल दी हैं जो कि डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं। अब फर्स्ट A ग्रुप में से ये लिथियम है, उसके नीचे क्या आता है, सोडियम। 2 एलिमेंट्स जो हैं हमने लिख लिए सेकंड और थर्ड सीरीज़ में से, क्योंकि यही दो मैच करते हैं आपस में। सेकंड में से बेरिलियम और मैग्नीशियम, थर्ड में से बोरोन और एल्युमिनियम, और फोर्थ में से कार्बन और सिलिकॉन हमने लिख लिए। अब आप इसमें देखो ये एक लाइन लगी हुई है, लिथियम से मैग्नीशियम की तरफ, बेरिलियम से एल्युमिनियम की तरफ, बोरोन से सिलिकॉन की तरफ। ये शो करता है कि इनके दरमियान डायगोनल रिलेशनशिप है। एक डायगोनल इस तरह से ही होता है ना, तो ये देखें लिथियम से मैग्नीशियम, सेकंड जो हमारे पास रो है उसका फर्स्ट एलिमेंट थर्ड जो रो है उस नेक्स्ट ग्रुप की जो थर्ड रो का सेकंड एलिमेंट है उसके साथ रिजेंबल करता है। डायगोनल रिलेशनशिप का मतलब है कि इनकी प्रॉपर्टीज़ आपस में मैच होती हैं। लिथियम और मैग्नीशियम की प्रॉपर्टीज़ आपस में मैच होती हैं, बेरिलियम और एल्युमिनियम की होती हैं, बोरोन और सिलिकॉन की होती हैं। ये आपस में इनकी प्रॉपर्टीज़ मैच करती हैं। अगर हम इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बेस पे देखें तो ये इस तरह से इस ग्रुप के साथ मैच होती हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम। सेकंड में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, इस तरह से सारी जो होती हैं। ठीक है, ये आपस में इस तरह से मैच होंगी। लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज़ इनकी इस तरह से डायगोनल रिलेशनशिप में होती हैं, जैसे कि लिथियम और मैग्नीशियम का डायगोनल रिलेशनशिप है, इनकी प्रॉपर्टीज़ आपस में मैच करती हैं। जैसे कि लिथियम के ऑक्साइड्स हो गए, सॉल्युबिलिटी होगी, कार्बाइड्स हो गए, नाइट्राइड हो गए, नाइट्रेट हो गए, ये सारे के सारे मैग्नीशियम के साथ मैच करते हैं। जिस तरह के ऑक्साइड लिथियम देता है, नॉर्मल ऑक्साइड देता है, वैसे ही मैग्नीशियम देता है। लिथियम की जो सॉल्युबिलिटी होती है वैसे ही मैग्नीशियम के कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी होती है। लिथियम जिस तरह के कार्बाइड्स देता है वैसे ही मैग्नीशियम कार्बाइड्स देता है। नाइट्राइड जैसे देता है लिथियम वैसे ही मैग्नीशियम देता है। नाइट्रेट जो लिथियम के बनते हैं या डिकम्पोज होते हैं वो भी मैग्नीशियम के भी सिमिलर वे में होते हैं। ठीक है, अब आपने ये भी देखा होगा कि आपने पिकोलियर बिहेवियर ऑफ लिथियम पढ़ा था कि लिथियम की कुछ प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो अपने बाकी ग्रुप के मेंबर से चेंज होती हैं। जैसे हमने ऑक्साइड्स की बात की तो ऑक्साइड्स जो होते हैं वो लिथियम के अपना जो फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट हैं वो चेंज होते हैं, लेकिन वो मैग्नीशियम के साथ वो मैच करते हैं। ठीक है, इसी तरह से बेरिलियम और एल्युमिनियम का डायगोनल रिलेशनशिप है, तो इसका मतलब है इनके भी कुछ प्रॉपर्टीज़ आपस में मैच करती हैं। बोरोन और सिलिकॉन की है तो तब उनकी प्रॉपर्टीज़ भी मैच करती हैं। तो अगर अब इनके दरमियान जो डायगोनल रिलेशनशिप है वो क्यों अराइज़ होता है, किस वजह से इनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो मैच करती हैं,
उसकी रीज़न जो है वो हम एक्सप्लेन करते हैं फजान थ्योरी से, जिसको हम फजान रूल्स भी बोलते हैं। ठीक है, फजान थ्योरी हमें बताती है कि किस कंपाउंड के अंदर कितने परसेंट आयनिक बॉन्ड है और कितना परसेंट कोवलेंट बॉन्ड है। ये बताती है कि कितने परसेंट आयनिक बॉन्ड है किसी भी कंपाउंड में और कितने परसेंट कोवलेंट बॉन्ड है। कोई भी बॉन्ड हमारे पास 100% आयनिक नहीं होता। जो भी आयनिक बॉन्ड होगा उसके अंदर कुछ ना कुछ परसेंटेज कोवलेंट बॉन्ड की होती है, और ये फजान्स थ्योरी या फजान्स रूल से एक्सप्लेन किया जाता है। ठीक है, तो फजान्स रूल को पढ़ने के लिए हमें पोलराइजेबिलिटी और पोलराइजिंग पावर, दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। पोलराइजिंग पावर एंड पोलराइजेबिलिटी। हम इसको बहुत ज़्यादा डिटेल से नहीं देखेंगे, बस ये दो टर्म्स के बारे में जानते हैं। पोलराइजिंग पावर क्या है और पोलराइजेबिलिटी क्या है। पोलराइजिंग पावर को देखें तो वो ऐसा एलिमेंट जिसके अंदर किसी दूसरे को पोलराइज करने की एबिलिटी हो। एलिमेंट नहीं बोलेंगे यहाँ पे, हम आयन बोलेंगे। कोई ऐसा आयन जो कि दूसरे आयन को पोलराइज करने की एबिलिटी रखता हो, उसको हम पोलराइजिंग पावर कहते हैं उस आयन की। ठीक है, और कोई आयन कितना पोलराइज होगा दूसरे आयन से, उस बेस पे हम उसको कहते हैं कि उस आयन की वो पोलराइजेबिलिटी है। किसी आयन की एबिलिटी कि वो कितना पोलराइज होता है उसको हम पोलराइजेबिलिटी बोलते हैं। जैसे कि हमारे पास एक कैटायन है यहाँ पे और एक हमारे पास अनायन है। ठीक है, ये इस तरह से एक दूसरे के पास हैं, एक दूसरे के करीब है। तो पॉजिटिव आयन क्या करता है, वो नेगेटिव आयन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है तो क्या करेगा, अब इस आयन के अंदर ये पोलराइजेबिलिटी इंड्यूस कर देगा, इस आयन को पोलराइज कर देगा। जब पोलराइज कर देगा तो ये जो सिमेट्रिकल आयन है अब ये सिमेट्रिकल नहीं रहेगा। दूसरी सेंस में हम ये कहते हैं कि डिस्टॉर्शन ऑफ सिमेट्री, जब ये जो आयन है, नेगेटिव आयन है या अनायन है, ये क्या होगा, इसकी सिमेट्री डिस्टर्ब हो जाएगी। किसकी वजह से, इस पॉजिटिव आयन की वजह से। तो क्या होता है, ये अब सिमेट्रिकल नहीं रहेगा, ये कुछ इस तरह से इलोंगेटेड हो जाएगा। ठीक है, तो हम कहते हैं कि इस कैटायन की पोलराइजिंग पावर थी जिसकी वजह से ये पोलराइज हो गया है। तो अनायन क्या है, इसकी पोलराइजेबिलिटी है, इसमें एबिलिटी है कि ये कितना पोलराइज हुआ। और कैटायन जो है इसकी पोलराइजिंग पावर है कि इसने इस अनायन को पोलराइज कर दिया। ठीक है, तो ये दो टर्म्स थी, पोलराइजिंग पावर और पोलराइजेबिलिटी। इसी की बेस पे हम डायगोनल रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करते हैं। हम कहते हैं कि ये जो डायगोनल रिलेशनशिप हैं ये पोलराइजिंग पावर की बेस पे होते हैं। ठीक है, पोलराइजिंग पावर की वजह से अराइज होते हैं। वो कहता है कि अगर किसी एलिमेंट्स की पोलराइजिंग पावर सेम है तो वो एक जैसा बिहेव करेंगे। ठीक है, इफ़ वी मूव डायगनली फ्रॉम लिथियम टू मैग्नीशियम, बेरिलियम टू एल्यूमिनियम, बोरॉन टू सिलिकॉन, वो कहता है कि इनकी पोलराइजिंग पावर जो होती है वो सेम होती है। अगर हम इसको पीरियड्स में और ग्रुप्स में बात करें तो वो चेंज होती रहती हैं हर एलिमेंट की। लेकिन जब हम डायगनली देखते हैं तो जो एलिमेंट्स, जैसे कि यहाँ पे 3 की एग्जांपल दी है, इनकी पोलराइजिंग पावर सेम होती है। इस पोलराइजिंग पावर सेम होने की वजह से इनकी प्रॉपर्टीज़ मैच करती हैं, जिसकी वजह से हम इनको कहते हैं कि इनके दरमियान डायगोनल रिलेशनशिप है। ठीक है, तो इसको हमने डायगोनल रिलेशनशिप की रीज़न क्या बताई कि इसके अंदर क्या होती है, पोलराइजिंग पावर होती है एलिमेंट्स की जो कि मैच करती है, जिसकी वजह से इनकी प्रॉपर्टीज़ सेम होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमने कुछ ट्रेंड्स, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं इनकी पढ़नी है ग्रुप्स में भी और पीरियड्स में भी, जिसमें हमारे पास एटॉमिक साइज़ हो जाता है, आयोनाइजेशन एनर्जी हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी,
इस तरह से कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ को हम डिस्कस करेंगे। आज हम एटॉमिक साइज़ के बारे में बात करेंगे। अब हमने देखना है कि जो एटॉमिक साइज़ है वो किस तरह से चेंज होता है पीरियड्स में और किस तरह से चेंज होता है ग्रुप में। लेकिन इससे पहले हमें ये देखना है कि जो एटॉमिक साइज़ है उसको हम किस तरह से मेजर करते हैं, या एटॉमिक रेडियस को हम किस तरह से मेजर करते हैं। हम पढ़ते हैं कि किसी भी एटम की कोई एक प्रॉपर बाउंड्री नहीं होती। जैसे कि ये न्यूक्लियस है, इसके अराउंड जो है इलेक्ट्रॉन्स अरेंज हुए होते हैं, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ये इस तरह से जैसे जैसे इनका डिस्टेंस बढ़ता जाता है वो क्या होते रहते हैं, उनका न्यूक्लियस से डिस्टेंस जैसे बढ़ेगा तो इनकी क्या होती है, ये अट्रैक्शन जो होती है वो कम होती जाती है। दूसरे सेंस में हम कहते हैं कि यहाँ से इसकी ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स के अरेंजमेंट। लेकिन एक प्रॉपर बाउंड्री नहीं होती, जिसकी वजह से हम एक सिंगल एलिमेंट से एटॉमिक रेडियस को मेजर नहीं कर सकते। हमें एटॉमिक रेडियस को मेजर करने के लिए किसी मॉलिक्यूल की मदद लेना पड़ती है कि कोई भी मॉलिक्यूल है उसका जो इंटर न्यूक्लियस का जो डिस्टेंस है, दो न्यूक्लियस के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो हम मेजर करेंगे, उसको हाफ जो है डिवाइड करके कहेंगे कि इस एलिमेंट का एटॉमिक रेडियस है, ठीक है। जैसे कि इन्होंने कहा है कि इस तरह से ये बने हुए हैं, एक मॉलिक्यूल बना है, ये इस तरह से एक मॉलिक्यूल है हमारे पास, ये सिमिलर एलिमेंट से, सिमिलर एटम से मिलके बना है। जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन इस तरह से एक मॉलिक्यूल बना रहा है। अब ये इस तरह से दिखाया गया, ये एक न्यूक्लियस, ये दूसरा न्यूक्लियस, ठीक है। ये एक बॉन्ड बन गया इन दोनों के दरमियान। अब न्यूक्लियस टू न्यूक्लियस जो डिस्टेंस है इसको हम मेजर करेंगे, उसको मेजर करने के बाद इसको हाफ 2 से डिवाइड कर देंगे और ये क्या होगा, हमारे पास एटॉमिक रेडियस होगा। इसी तरह से हमारे पास ये ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फ्लोरीन है, ये कुछ इस तरह से एग्जांपल्स दी गई हैं मॉलिक्यूल की। मतलब हमने एक मॉलिक्यूल को ऑब्ज़र्व किया, उसके मतलब उसकी बॉन्डिंग करवा दी। उसके बाद हमने क्या किया, दोनों न्यूक्लियस के दरमियान का जो डिस्टेंस था वो मेजर कर लिया, और चूँकि वो सिमिलर मॉलिक्यूल हैं तो हमने उसको 2 पे डिवाइड करके जो भी आंसर आया वो हमने कहा कि ये एक एलिमेंट का एटॉमिक रेडियस है, ठीक है। इस तरह से हमने इसको एटॉमिक रेडियस को मेजर किया। अब हमने देखना है कि इसका किस तरह से चेंज आती हैं पीरियड्स में और ग्रुप्स में, ठीक है। इसकी डेफिनेशन आप लोग ये देख लीजिएगा। 1/2 ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ 2 एटम ऑफ द सेम एलिमेंट व्हेन एटम्स आर ज्वाइंड, जिसको हम एटॉमिक रेडियस बोलते हैं। एटॉमिक रेडियस को हम पिकोमीटर में शो करते हैं, क्योंकि इनके दरमियान में जो डिस्टेंस होता है वो बहुत ही कम होता है। मतलब एक जब हम बात करते हैं कि एलिमेंट वगैरह को, उनको हम आम नेकेड आई से मेजर नहीं देख सकते, तो उसको देखने के लिए भी हमें स्पेसिफिक कहने के ऑब्ज़र्व करने के लिए कुछ ख़ास किस्म का वो प्रोवाइड करना पड़ता है। इसलिए इसका जो एटॉमिक रेडियस है उसकी भी क्या होगी, वैल्यू जो होगी उसको हम पिकोमीटर में लेंगे, जो कि बहुत ही स्मॉल जो कह लें कि उसका डिस्टेंस होगा। यहाँ पे एग्जांपल दी गई है आयोडीन की। उन्होंने कहा है कि आयोडीन की अगर हम I2 होता है ना, आयोडीन एक मॉलिक्यूल है I2, इन दोनों के न्यूक्लियस के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो हमने मेजर किया तो वो 280 पिकोमीटर था। 280 पिकोमीटर को हमने 2 से डिवाइड कर दिया तो जो वो 140 आया, तो हमने कहा कि जो आयोडीन मॉलिक्यूल तो नहीं होगा, बल्कि अब जो सिंगल एलिमेंट है, सिंगल एटम है, ये उसका एटॉमिक रेडियस होगा, ठीक है। आयोडीन एटम का रेडियस होगा ये, ठीक है। इस तरह से जब हम इसके ट्रेंड्स की बात करते हैं एटॉमिक रेडियस की, एटॉमिक साइज़ की, तो हम कहते हैं कि टॉप टू बॉटम विद इन दी ग्रुप क्या होती हैं, इंक्रीज़ होते हैं। जैसे जैसे ये एक ग्रुप है हमारे पास, ये यहाँ से टॉप से बॉटम की तरफ जाते हैं तो एटॉमिक साइज़ क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। जबकि हम लेफ़्ट टू राइट पीरियड्स की बात करते हैं तो हमारे पास एटॉमिक साइज़ जो होता है वो डिक्रीज़ होता है, ठीक है।
डिक्रीज़ क्यों होता है, इसकी रीज़न क्या है, इसको अब हम देखते हैं। ये सेम ऐसे कि एटॉमिक रेडियस विद इन दीज ग्रुप इंक्रीज एज एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस। एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता है विद इन द ग्रुप, द चार्ज ऑन द न्यूक्लियस इंक्रीजेज एंड द नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड एनर्जी लेवल इंक्रीजेज। अब आप देखें कि हमारे पास जैसे जैसे ग्रुप में बात करते हैं, हम फर्स्ट ग्रुप की बात कर लेते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम और सीजियम वगैरह। ठीक है, लिथियम में क्या है हमारे पास, ये इस तरह से लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 3 होता है। ठीक है, इसमें क्या होगा हमारे पास, इसके अंदर 2, इसके अंदर 1 है। सोडियम की तरफ मूव करें तो 2 जो है हमारे पास फर्स्ट में होंगे, फिर 8 होंगे और फिर थर्ड जो शेल है उसके अंदर 1 होगा। इसका ये 3 था तो न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज भी क्या होगा, 3, मतलब प्रोटॉन, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन जो होता है, या चार्ज जो होता है वो इसके इक्वल होता है नंबर ऑफ़ प्रोटॉन के। इसके ऊपर चार्ज कितना है न्यूक्लियस के, 11। ठीक है, अब 11 इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन जो है वो 3 है और चार्ज क्या है, 3 है। अब हम अगर बात करें तो यहाँ पे 3 चार्ज था, यहाँ पे 11 चार्ज है न्यूक्लियस के ऊपर। एक तो ये चीज़ हमने ऑब्ज़र्व की कि न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इंक्रीज़ हो गया है लिथियम से सोडियम। लेकिन दूसरी चीज़ जो हमने ऑब्ज़र्व की वो ये देखी कि यहाँ पे 2 शेल हैं और सोडियम के केस में 3 शेल है। सोडियम के केस में 3 शेल हैं। नंबर ऑफ़ शेल जो है वो इंक्रीज़ हो गए। तो जो नंबर ऑफ़ शेल इंक्रीज़ होते हैं उसकी वजह से जो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन है वो आउटर मोस्ट शेल के ऊपर कम हो जाती है, ये डिक्रीज़ हो जाती है। तो जब न्यूक्लियस की अट्रैक्शन आउटर मोस्ट या वैलेंस शेल के ऊपर डिक्रीज़ होती है उसको हम शील्डिंग इफ़ेक्ट बोलते हैं। शील्डिंग इफ़ेक्ट क्या होता है, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन या कह लें कि जो होती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होती है न्यूक्लियस की वो डिक्रीज़ हो जाती है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे, तो हम उसको शील्डिंग इफ़ेक्ट बोलते हैं। अब 2 चीज़ें हुई कि एक तो हमारे पास जो एनर्जी लेवल हैं, जो शेल हैं वो इंक्रीज़ हो रहे हैं, ग्रुप्स की बात कर रहे हैं हम। दूसरा न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ हो रहा है। तो यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज की निस्बत जो नंबर ऑफ़ शेल इंक्रीज़ हो रहे हैं वो डोमिनेट करते हैं। नंबर ऑफ़ शेल जो इंक्रीज़ हो रहे हैं वो क्या करते हैं, न्यूक्लियर चार्ज से डोमिनेट करते हैं। इसकी वजह से हम देखते हैं कि जैसे ही शेल इंक्रीज़ हुए उसकी वजह से उसके न्यूक्लियस की अट्रैक्शन डिक्रीज़ हुई। दूसरे सेंस में जो शील्डिंग इफ़ेक्ट है वो इंक्रीज़ हो गया था। उसकी वजह से जो हमारा एटॉमिक रेडियस है वो टॉप टू बॉटम इंक्रीज़ होता है। ठीक है, नंबर ऑफ़ शेल इंक्रीज़ हो रहे हैं तो इसकी वजह से क्या हो गया, हमारा एटॉमिक रेडियस भी इंक्रीज़ होगा। ठीक है, द इंक्रीज़ इन पॉजिटिव चार्ज ड्रा द एटम, वो कह रहा है वही चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा है कि जैसे न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ हुआ था तो उन्होंने इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के क्लोज़ करना चाहिए था। मतलब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ हुआ, पॉजिटिव चार्ज था तो बाहर हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज को अपने करीब खींचेगा ना। तो जैसे न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा हुआ तो उसको इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना चाहिए था। The increase in the number of occupied orbitals shield electron in the highest occupied energy level from the attraction of proton in the nucleus। ठीक है, और दूसरी चीज़ वही शील्डिंग इफ़ेक्ट वाली कि जैसे जैसे नंबर ऑफ़ शेल इंक्रीज़ होते जाते हैं उसका शील्डिंग इफ़ेक्ट इंक्रीज़ होता जाता है। तो यहाँ पे शील्डिंग इफ़ेक्ट जो होता है वो डोमिनेट करता है या ज़्यादा होता है दैन न्यूक्लियर चार्ज। इसकी वजह से हम न्यूक्लियर जो चार्ज की बात करते हैं कि उसको अपनी तरफ विड्रा करना चाहिए था, वो डोमिनेट इतना नहीं करता, उसकी जगह शील्डिंग इफ़ेक्ट डोमिनेट कर जाता है। उसकी वजह से हमारा टॉप टू बॉटम जो एटॉमिक रेडियस है वो इंक्रीज़ होता है, एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ होता है। अगर हम पीरियड्स की बात करें एटॉमिक साइज़ की तो हम कहते हैं कि पीरियड्स के अंदर एटॉमिक साइज़ क्या होता है, फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट डिक्रीज़ होता है। क्यों डिक्रीज़ होता है, हम देखते हैं कि लिथियम से अगर हम स्टार्ट करें तो यहाँ पे हमारे पास 3 है इसका एटॉमिक नंबर, और इस तरह से मूव करते जाते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास लिथियम, ये बेरिलियम हो गया, बोरॉन हो गया, कार्बन, नाइट्रोजन, इस तरह से ऑक्सीजन और फ्लोरीन। ठीक,
तो लेफ़्ट टू राइट हमारे पास पीरियड्स के अंदर क्या होता है, एटॉमिक साइज़ डिक्रीज़ होता है। क्यों डिक्रीज़ होता है कि हम देखते हैं कि जैसे हम लिथियम से स्टार्ट करें और नेक्स्ट बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन और नाइट्रोजन, इसमें देखें तो हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और सेकंड में 1, फिर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट में और सेकंड में यहाँ पे 2 हो जाते हैं, फिर सेकंड में ही 3 हो जाते हैं, फिर सेकंड में ही 4 हो जाते हैं, फिर सेकंड में ही 5 हो जाते हैं। मतलब जो शेल है वो सेम है, सेकंड शेल है सब में। जैसे जैसे हम लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं जो शेल है वो सेम है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इंक्रीज़ होते जा रहे हैं। 1 से 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ कर रहे हैं, लेकिन जो शेल है वो सेम है। तो जब नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ करते हैं और जैसे जैसे इसका एटॉमिक साइज़, एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ होता है, जैसे लिथियम से इस तरफ जाते हैं एटॉमिक नंबर बढ़ता जाता है, जैसे 3 है, 4 है, 5 है, तो उसके साथ साथ हमारे पास न्यूक्लियर चार्ज क्या है वो भी बढ़ता जाता है। न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने की वजह से हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ते हैं, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जा रहे हैं, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जा रहा है वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, अपनी तरफ विड्रॉ करेगा। ठीक है, अब इसमें नंबर ऑफ़ शेल इंक्रीज़ नहीं हो रहे, वो शेल सेम है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से वो न्यूक्लियस जो है उन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ विड्रॉ करेगा, उसके ऊपर उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज़ होती जाएगी। दूसरी सेंस में इनका जो शील्डिंग इफ़ेक्ट है वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, उस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। जस्ट अब यहाँ पे जो चीज़ डोमिनेट करेगी वो न्यूक्लियर चार्ज होगी। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ हो रहा है तो हमारे पास क्या होगा, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो न्यूक्लियस की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। जब वो ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे तो उनका साइज़ क्या होगा, वो डिक्रीज़ होता जाएगा। लेफ़्ट टू राइट जैसे जैसे हम मूव करेंगे उनके न्यूक्लियर चार्ज के इंक्रीज़ होने की वजह से उनका साइज़ क्या डिक्रीज़ होता जाएगा। और उसकी रीज़न यही है कि हमारे पास न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ होता है। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ होने की वजह से न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ करता है। ये कुछ इसका ट्रेंड दिखाया गया है कि साइज़ जनरली जो होते हैं वो डिक्रीज़ करते हैं लेफ़्ट टू राइट और इंक्रीज़ करते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम। इसकी रीज़न क्या है वो हम देख चुके हैं। अब हमने आयनिक साइज़ की बात करनी है। आयनिक साइज़ की बात करने से पहले हमें देखना है कि आयन क्या होते हैं। आयन वो होता है जिसके ऊपर कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हो, लेकिन अगर कोई न्यूट्रल एटम है तो उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। जैसे कि सोडियम है, उसके ऊपर 11 जो होता है वो कहता है पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन है और 11 ही नेगेटिवली चार्ज प्रोटॉन है। जब इसको हम +11 और -11 करते हैं तो वो कैंसिल आउट होकर 0 दे देता है। मतलब न्यूट्रल जो सोडियम है उसके ऊपर 0 चार्ज होता है। हाँ, वो चार्ज कब डेवलप करेगा, वो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज कैसे आता है किसी एटम के ऊपर, वो तब आता है जब वो किसी दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन गेन करता है या फिर इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है। किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन गेन होने से या लूज़ होने से उसके ऊपर चार्ज डेवलप होता है। जैसे कि सोडियम है, सोडियम क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देता है, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करके उसके ऊपर +1 चार्ज आ जाता है। अगर हम बात करते हैं इसके न्यूक्लियस में तो 11 प्रोटॉन और हमारे पास 11 इलेक्ट्रॉन हैं। अब इसने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया, उसके ऊपर प्रोटॉन सेम रहेंगे, उस पर फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, 10 हो गए। इसका मतलब अब इसका डिफरेंस चेक करें तो 1 आता है ना, +1, तो हम कहते हैं कि सोडियम के ऊपर +1 चार्ज है। ठीक है, और जब 1 चार्ज होता है तो हम उसको नॉर्मली सिंपली इस तरह से सोडियम प्लस लिख देते हैं, साथ में 1 मेंशन नहीं करते। 1+ इस तरह से मेंशन करने के बजाय हम सोडियम प्लस मेंशन कर देते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से अगर हम क्लोरीन की बात करें, उसने इलेक्ट्रॉन की जो होती है वो क्या करता है, गेन करते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो हम कहते हैं, नॉर्मली देखें क्लोरीन जो होता है हमारे पास, इसके ऊपर 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके अंदर। इसके प्रोटॉन न्यूक्लियस में कितने होंगे, वो भी 17 होंगे। जैसे ही इलेक्ट्रॉन एक गेन करेगा, अब इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो इसके इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 18, जबकि न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज कितना है, 17। चार्ज चेंज नहीं हुआ लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है वो इंक्रीज़ हो गए हैं।
तो इसके ऊपर क्या होगा, -1 चार्ज, 1 नेगेटिव चार्ज इस पे आ जाएगा क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है। सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया था तो उसके इलेक्ट्रॉन की तादाद कम हो गई थी 1, ठीक है। तो हम कहते हैं कि इसके ऊपर क्या हो गया है, 1 नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। हम अब इसको इस तरह से भी देख सकते हो, Z इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हमारे पास होता है Z-S, ये हमारे पास क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज हो जाएगा। ये हमारे पास नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, इसमें ये न्यूक्लियर चार्ज हमारे पास 17 है, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन -18 है, इसको करेंगे तो -1 चार्ज आ गया क्लोरीन पे सिंपली, ठीक है। सोडियम की बात करें तो उसमें हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास 11 होता है और माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10 है, इसका डिफरेंस क्या आ जाएगा, +1, और +1 सोडियम के ऊपर चार्ज होता है, ठीक है। इस तरह से हम इसके ऊपर चार्ज देख सकते हैं। अब इनके ट्रेंड क्या हैं पीरियड्स में और ग्रुप्स में। वो कहता है कि पहले तो ड्यूरिंग रिएक्शन बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, मेटल एटम टेंड टू लूज इलेक्ट्रॉन एंड नॉन मेटल एटम टेंड टू गेन इलेक्ट्रॉन। अब कौन से एटम इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे और कौन से गेन करेंगे, हम पीरियोडिक टेबल में देखते हैं। इस तरह से हमारा पीरियोडिक टेबल है, ठीक है। इस तरह से ये हमारा कुछ पीरियोडिक टेबल इस तरह से होता है, ठीक है। फर्स्ट और ये सेकंड, ये इस तरह से पीरियड्स आप देख लीजिएगा। तो इस साइड वाले जो क्या होते हैं वो मेटल्स होते हैं, इस साइड वाले नॉन मेटल्स होते हैं। यहाँ पे कुछ जो होते हैं वो मेटलॉइड्स होते हैं, ये हमारे पास ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं, ठीक है। ये इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होती है, मेटल्स इस तरह से होते हैं, ये नॉन मेटल्स होते हैं, ये कुछ मेटलॉइड्स, और ये क्या होते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं। हम पढ़ते हैं जो मेटल्स होते हैं उनमें एबिलिटी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर सकें, और जो नॉन मेटल्स होते हैं उनमें एबिलिटी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकें। तो कौन से एलिमेंट अब इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे, कौन से इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, हम इससे इजीली आइडिया लगा सकते हैं। मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे और नॉन मेटल्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, गेन करेंगे। गेन करके उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज और उस पर लूज़ करके उस पर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। अब अगर हम बात करें, जैसे सोडियम मेटल थी, उसने इलेक्ट्रॉन रिलीज़ किया और सोडियम आयन में कन्वर्ट हो गया। तो अगर हम इसके साइज़ की बात करते हैं तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, लूज़ हुआ। तो उस एक इलेक्ट्रॉन के लूज़ होने की वजह से ये सोडियम आयन का जो साइज़ होता है वो सोडियम एटम की निस्बत कम हो जाता है, क्योंकि उसने एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, डिक्रीज़ हो गया। अगर हम क्लोरीन की बात करते हैं तो वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करके क्लोराइड आयन बनाता है। इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ होने की वजह से क्या होता है, इसका साइज़ क्लोराइड आयन का क्लोरीन एटम से इंक्रीज़ हो जाता है। मतलब अब हम दूसरी सेंस में ये कह सकते हैं कि कैटायंस जो होते हैं वो ऑलवेज स्मॉलर होते हैं देन द एटम फ्रॉम विच दे फॉर्म। मतलब पेरेंट एटम से कैटायन जो होते हैं वो हमेशा स्मॉल होते हैं, जबकि एनाइन की अगर हम बात करें तो वो पेरेंट एटम से हमेशा लार्जर होते हैं। कैटायन हमेशा स्मॉलर होंगे और एनाइन हमेशा लार्जर होंगे। इनकी अगर हम ग्रुप में और पीरियड्स में बात करें तो हम कहते हैं आयनिक साइज़ जो होते हैं वो इंक्रीज़ होते हैं टॉप टू बॉटम, और जो लेफ़्ट टू राइट होते हैं वो डिक्रीज़ होते हैं। जनरली वो कह रहे हैं साइज़ ऑफ कैटायन एंड एनाइन डिक्रीजेज फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट अक्रॉस अ पीरियड। पीरियड्स में साइज़ डिक्रीज़ होता है, जैसे नॉर्मल साइज़ था वो भी ऐसे ही था, लेफ़्ट टू राइट डिक्रीज़ और टॉप टू बॉटम इंक्रीज़। तो आयनिक साइज़ भी इसी तरह से होते हैं। ये उन्होंने वही बताया हुआ है कि अगर सोडियम आयन है तो उसका जो रेडियस होता है वो स्मॉल होता है पेरेंट एटम से। क्यों होता है, क्योंकि जब सोडियम एटम इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देता है, जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी अट्रैक्शन जो होती है वो न्यूक्लियस से इंक्रीज़ हो जाती है। जब न्यूक्लियस से अट्रैक्शन रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन की इंक्रीज़ हो जाती है तो उसकी वजह से उसका साइज़ जो होता है वो डिक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को विड्रा करके अपनी तरफ अट्रैक्ट करके उनको न्यूक्लियस के वो करीब आ जाते हैं, जिसकी वजह से उनका साइज़ जो होता है वो डिक्रीज़ हो जाता है। अगर हम इसकी टॉप टू बॉटम बात करें, यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल दी है नेगेटिव आयन की। तो नेगेटिव आयन का तो रिवर्स केस होता है पॉजिटिव से, उनका साइज़ इंक्रीज़ होता है। जैसे ही नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ होते हैं तो क्या होता है, अब उसमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ हो गए हैं।
अब यहाँ पे एक थोड़ी सी कन्फ्यूजन वाली बात आ सकती है। कैसे कि आपने पढ़ा था कि जैसे ही नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ हम जाते हैं, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, तो उसका एटॉमिक साइज़ जो होता है वो तो डिक्रीज़ होता है। लेकिन हम फ्लोरीन से जब फ्लोराइड आयन की तरफ बात करते हैं तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन तो बढ़ रहे हैं, लेकिन साइज़ क्या है, इंक्रीज़ हो रहा है। लेकिन साथ में आप यहाँ पे गौर करें कि मैंने कहा है जब इसका बात करते हैं न्यूक्लियर चार्ज की हम बात करें, जैसे हमने क्लोरीन की बात की 17 होता है न्यूक्लियर चार्ज, 17 होते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन। जब क्लोराइड आयन होता है तो 17 चार्ज रहता है लेकिन इलेक्ट्रॉन 18 हो जाते हैं। अब यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज सेम है दोनों के केस में, सिर्फ नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ हुए हैं। तो उस न्यूक्लियर चार्ज के सेम होने की वजह से उसका इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं होता ये जो न्यू इनकमिंग इलेक्ट्रॉन होता है उसके ऊपर, इसलिए ये इसका साइज़ डिक्रीज़ नहीं होता, बल्कि फ्लोराइड आयन या क्लोराइड आयन जो है हमारे पास उसका साइज़ इंक्रीज़ होता है। अब दो चीज़ों को कंफ्यूज नहीं करना। जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते थे तो वहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज़ होता था नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन के इंक्रीज़ होने से, इस वजह से उसकी न्यूक्लियस की अट्रैक्शन इंक्रीज़ हो जाती थी उस इलेक्ट्रॉन पे और वो साइज़ डिक्रीज़ होता था। लेकिन जब आयनिक स्पीशी की बात करते हैं, एनाइन की बात करते हैं, तो वहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज सेम रहता है, सिर्फ नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ होता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस की जो कह लें पुल है वो उस इलेक्ट्रॉन तक नहीं जाती और वो उसका साइज़ जो होता है आयनिक स्पीशी का, नेगेटिव आयन का, वो इंक्रीज़ होता है। किससे? अपने पेरेंट एटम से। ठीक है। नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज एंड अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस फॉर एनी वन इलेक्ट्रॉन डिक्रीज, ये देखा हुआ लिखा हुआ है। ठीक है। अब इसमें हम अगर बात करें लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द पीरियड्स तो वो क्या करता है, डिक्रीज़ इन साइज़ ऑफ पॉजिटिव आयन फॉलोड बाय ग्रेजुअल डिक्रीज़ इन द साइज़ ऑफ नेगेटिव आयन। जैसे सिंपल हमारे पास एटॉमिक साइज़ डिक्रीज़ होते हैं, इसी तरह से कैटाइन और एनाइन का साइज़ भी क्या होगा, डिक्रीज़ ही होगा, और टॉप टू बटन क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। ये भी एक जनरलाइज उन्होंने यहाँ पे शो कर दिया है। इस तरह से कैटाइन और एनाइन का क्या है, हमारे पास साइज़ जो है वो इधर डिक्रीज़ हो रहा है और इधर क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है। यहाँ तक हमारे पास एटॉमिक साइज़ और आयनिक साइज़ जो है वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी जो इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है। अल्लाह हाफिज़।